हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम पावर मेजरमेंट के जो मेथड हैं, 3 मेथड हैं, आज हम उस मेथड को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स कर दो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पावर जो मेजरमेंट, जो पावर का फार्मूला सभी को पता है। पावर इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है VI 3 इंटू V फेज I फेज cos फाई, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो √3 VL IL cos फाई। ठीक है, तो इसमें 3 मेथड है। तो सबसे पहले हम मेथड देखते हैं। इसके 3 मेथड है। कौन कौन से हैं? पावर मेजरमेंट मेथड। और इससे हम इसमें एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पावर मेजरमेंट मेथड में 3 मेथड होते हैं। पहला आता है 3 वोल्ट मीटर मेथड, 3 वोल्ट मीटर मेथड। दूसरा आता है 3 एमीटर मेथड। इसमें हम 3 एमीटर की हेल्प से हम पावर को मेजर करना सीखेंगे। ठीक है, और तीसरा होता है जो सभी को पता होगा, ये होता है वाट मीटर। बाय यूजिंग वाट मीटर हम एक्टिव पावर को मेजर करते हैं। ठीक है, वाट मीटर अपना एक्टिव पावर मेजर करता है, रिएक्टिव पावर को मेजर नहीं करता। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि नाम में लिखा है 3 वोल्ट मीटर, मतलब इसमें आपको 3 वोल्ट मीटर यूज करने पड़ेंगे पावर को मेजर करने के लिए। इसमें लिखा है 3 एमीटर, मतलब 3 आपको एमीटर यूज करने पड़ेंगे। और इसमें तीसरा पॉइंट पे लिखा है वाट मीटर, तो आपको वाट मीटर की हेल्प से आपको पावर मेजर करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना 3 वोल्ट मीटर मेथड का। मैं इसको साफ करता हूँ। ठीक है, तो 3 वोल्ट मीटर मेथड। ठीक है, मतलब 3 हम वोल्ट मीटर का सर्किट में यूज करके हम पावर को मेजर करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सर्किट बनाते हैं। सर्किट कैसे बनेगा? सर्किट हमें इधर बनता है, इधर कैलकुलेशन करने में थोड़ा ईजी रहेगा। सर्किट में इधर बना देता हूँ। ये लोड है। कैसा लोड है? लैगिंग नेचर का। ठीक है, पावर फैक्टर cos फाई। ये अपना रजिस्टिव लोड है, जिसका आपको वैल्यू पता है। ये अपना वोल्ट मीटर है। जिसको हमने V2 लिया है, वोल्ट मीटर V2। ये अपना एक वोल्ट मीटर है जो लोड के क्रॉस लगा है, जिसका नाम हमने लिया है V3। और ये एक वोल्ट मीटर लगा है जो सोर्स साइड लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वोल्टेज देगा, आप AC वोल्टेज दोगे। ठीक है, तो ये अपना सर्किट बन गया। अब इसमें एजम्पशन क्या लेते हैं? एजम्पशन ये लेते हैं कि अपना जो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है V1, V2, V3 वोल्ट मीटर का, वो काफ़ी हाई है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सी लीस्ट करंट फ्लो करेगा वोल्ट मीटर से। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, क्या होगा कि अपना जो करंट है ना, वो करंट मान लो सपोज करो यहाँ से करंट I फ्लो किया, I फ्लो करेगा, तो ये जो करंट है ना, वो सारा रजिस्टर से होते हुए लोड को जाएगा। वोल्ट मीटर में करंट अपना नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का, वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, तो अब इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो देखो, ये बना, ये अपना वोल्टेज हो गया। वोल्टेज कौन सा है? V2 वोल्टेज है। तो चूंकि ये अपना रजिस्टिव लोड है, तो रजिस्टिव लोड में क्या होता है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज एंगल में होते हैं। तो ये अपना जो करंट है वो भी इसी V2 के साथ सेम फेज में रहेगा। ठीक, चूँकि अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ इस लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज है? V3। और यहाँ से करंट इस लोड में कितना फ्लो कर रहा है? करंट I फ्लो कर रहा है।
करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये जो करंट आई है वह V3 से लैग करेगा, क्योंकि हमारा जो लोड है वह कैसा है, लैगिंग लोड है। तो यहाँ पे देखो अपना V3 का हमने वोल्टेज ये बना दिया फेजर वोल्टेज V3, चूँकि अब यहाँ पे देखो तो ये V3 आई से लीड करेगा कौन सा एंगल, फाई एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो और इसका जो V3 और V2 का जो रिजल्टेंट होगा ना वोल्टेज, वही V1 वोल्टेज होगा। तो इसका रिजल्टेंट ले लेंगे हम, ये अपना रिजल्टेंट वोल्टेज V1, ठीक है। तो ये अपना रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो गया, V1। अब इसका जो इसको एक वेक्टर की हेल्प से, जो वेक्टर का जो फार्मूला होता है पैरेललोग्राम में यूज करते हैं, हम उसी पैरेललोग्राम के जो फार्मूला होता है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना V1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर प्लस 2V2 V3 cos फाई, ठीक है। दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे, जब आप स्क्वायर करोगे, सॉरी यहाँ पे अब दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, V1 का स्क्वायर इक्वल टू V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर प्लस 2V2 V3 cos फाई, ठीक है। तो अब cos फाई की वैल्यू निकालो यहाँ से इस इक्वेशन से। तो cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर माइनस V3 का स्क्वायर अपॉन 2V2 V3, ठीक है। ये पॉइंट 1 हो गया। अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया, cos फाई की वैल्यू पता चल गया। अब पावर इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसको लिख, दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं, पावर इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, इस लोड का पावर बताओ। लोड का पावर क्या हो जाएगा, V3 आई इंटू कॉस फाई, ठीक है, यही होगा ना। देखो इस लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज है, V3, करंट इस लोड से कितना फ्लो कर रहा है, I, और पावर फैक्टर, इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos फाई। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो अपना पावर निकल के आ गया, एवरेज पावर। अब यहाँ पे देखो ये V3 और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू V/R, V2/R, ठीक है। I की वैल्यू क्या हो जाएगा, V2/R। यहाँ से देखो cos फाई की वैल्यू आप यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करो, तो यहाँ पे cos फाई की जो वैल्यू आप पुट करोगे तो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर माइनस V3 का स्क्वायर अपॉन 2V2 V3, ठीक है। तो ये V3 V2 कट जाएंगे और यहाँ पे सॉल्व जब करोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर माइनस V3 का स्क्वायर अपॉन 2R। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज पावर, ठीक है। जितना लोड कंज्यूम करेगा, जो भी पावर कंज्यूम करेगा लोड, तो ये आपका यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो आपको इसमें करना क्या है, वो सब फार्मूला यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग लेना है, कितना वोल्टेज वोल्ट मीटर आपका शो कर रहा है, और यहाँ पे जो नॉन रेजिस्टेंस आर की वैल्यू, आर क्या है आपका यहाँ पे नॉन है, ठीक है। आर के वैल्यू नोन है, आप यहाँ से पुट वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका पावर पता चल गया है। अब इसके बाद देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लोड है, तो इस लोड में क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होगा। तो आप वो भी पता कर सकते हो, कैसे पता कर सकते हो, अब उसको भी देख लेते हैं। देखो क्या होगा, ये लोड है अपना, इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ इंडक्टेंस है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V3, ये R हो गया, JXL, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे हमें I पता करना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V3 अपॉन Z। तो V3 अपॉन Z की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में RL का स्क्वायर प्लस JXL का स्क्वायर, ठीक है, यही है ना। अब यहाँ पे देखो I की वैल्यू यहाँ से भी आप पता कर सकते हो, I इक्वल टू क्या होगा, V2/R, I इक्वल टू V2/R है ना। तो आप इसको लिख सकते हो V2/R इक्वल टू V3 अपॉन अंडर रूट RL का स्क्वायर प्लस JXL का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप अभी ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। अब आप देखो यहाँ पे हमें ये इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल का यूज करेंगे। ये एंगल कितना होता है 5, ये होता है जेड, ये होता है आर एल, ये होता है जे एक्सएल। तो यहाँ पे देखो टेन फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एल बाई एक्सएल। तो आर एल की वैल्यू आप यहाँ से पता कर सकते हो। आर एल की वैल्यू क्या हो जाएगा 10 एक्सएल। ठीक है, ठीक है। देखो फ्रेंड, अब यहाँ पे देखो हमें 10 निकालना है। 10 की वैल्यू क्या होता है एक्सएल बाई आर। ठीक है, एक्सएल बाई आर, तो एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा आर 10 ठीक है, तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो इक्वेशन 2 है, तो इन दोनों को सॉल्व करके आप आर एल और एक्सएल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना हो गया 3 वोल्ट मीटर की मेथड से हमने यहाँ पे देख लिया। इसका एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमने देख लिया 3 वोल्ट मीटर मेथड से आपको पावर कैसे कैलकुलेट करना है। अब उसी तरह से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम 3 वोल्ट मीटर का यूज करके हम पावर को कैलकुलेट करना सीखेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो हम कैसे 3 अमीटर का यूज करके, तो वोल्ट मीटर का तो देख ही लिए। अब हम यहाँ पे 3 अमीटर का यूज करके हम पावर को कैलकुलेट करेंगे सर्किट में। सर्किट में 3 अमीटर यूज करेंगे और हमें पता है कि जो अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है जीरो। आइडियली तो जीरो होता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है। ठीक है, तब इसको देखते हैं 3 अमीटर मेथड। दूसरा है 3 दूसरा मेथड है 3 अमीटर मेथड। अब इसका भी हम सर्किट देखते हैं। फिर सर्किट में हम क्या 3 अमीटर का यूज करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सर्किट बनाते हैं। ये क्या है अपना लोड है, कैसा नेचर का है लैगिंग नेचर का, पावर फैक्टर cos फाइव, और इसका वोल्टेज इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मान लेते हैं करंट इधर गया I1, इधर गया I2, इधर गया I3। ठीक, ये अपना R है और ये नोन है। ठीक है, तो इसमें एजम्पशन क्या लेना है कि सारे जो अमीटर हैं सबका रेजिस्टेंस 0 है। अब इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। ये अपना वोल्टेज हो गया। अब देखो फ्रेंड, यही जो वोल्टेज है ना, इस अमीटर के भी तो अक्रॉस यही वोल्टेज भी है, तो भी है और I2 है। वो चूँकि यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज किया गया है, तो रेजिस्टेंस में क्या होता है वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है V, और करंट कितना है I2। तो V और I2 क्या होंगे सेम फेज में होंगे। तो ये अपना I2 हो गया। अब क्या है यहाँ पे देखो ये I3 करंट है और यहाँ पे भी है। तो चूँकि अपना चूँकि जो होता है लैगिंग लोड में क्या होता है करंट लैग करता है, करंट लैग करता है। तो इधर अपना इस भी वोल्टेज से करंट अपना लैग करेगा। यह कितना एंगल पे 5 एंगल पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया I3। अब इसके बाद देखो फ्रेंड्स, चूँकि अपना टोटल करंट क्या है I1, तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है,
तो अपने यहाँ पे I3 है। अब जो रिजल्टेंट I2 और I3 का जो रिजल्टेंट होगा वही I1 होगा। तो इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? ये I1, ठीक है। तो अब इसका जो वेक्टर का जो पैरेललोग्राम में जो फार्मूला यूज करते हैं वही फार्मूला अब यहाँ पे भी यूज करेंगे। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस 2I2 I3 cos फाइव। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर जब आप स्क्वायर करोगे तो I1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस 2I2 I3 cos फाइव। ठीक है, तो cos फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 का स्क्वायर माइनस I2 का स्क्वायर माइनस I3 का स्क्वायर अपॉन 2I2 I3। ठीक है, तो ये अपना cos फाइव निकल गया। पावर निकालते हैं, तो पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? भी कौन सा है? ये वाला भी है। और आई कौन सा है? I3 cos फाइव। ठीक है, तो ये अपना निकल गया। अब आप यहाँ पे देखो, इस भी को रिप्लेस करते हैं। इस भी को रिप्लेस करना है, कैसे करें? तो भी इक्वल टू क्या होता है? IR। ठीक है, तो भी इक्वल टू IR होता है, तो हम इसको इस भी को क्या लिख सकते हैं? I2R I3। अब यहाँ पे cos फाइव की वैल्यू जो है ये अब इसको इस वैल्यू को पुट करो। I1 का स्क्वायर माइनस I2 का स्क्वायर माइनस I3 का स्क्वायर अपॉन 2I2 I3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो ये I2 और I3 यहाँ से कट जाएगा और क्या आएगा? सॉल्व करके I1 का स्क्वायर माइनस I2 का स्क्वायर माइनस I3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो आपको यहाँ से सिर्फ करंट का वैल्यू, अमीटर से जो भी करंट मेजर किए हैं आप उसका वैल्यू पुट करो, और आपको R का वैल्यू पता है आप वो पुट करो। ठीक है, फिर उसके बाद आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है आपको? RL और XL, जो मोटर का जो R और L और XL है आप वो भी फाइंड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे देखो एक्टिव पावर पता चल गया, तो रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा? रिएक्टिव पावर का फार्मूला हो जाएगा Q इक्वल टू P10 फाइव। ठीक है, और सेम जो तरीका था पहले वो 3 वोल्ट मीटर मेथड में हम देखे थे, जो RL और XL निकालने का जो तरीका था वही यहाँ पे भी उसी तरह से निकालना है। ठीक है, तो ये अपना मोटर का जो लोड का ये RL हो गया, ये JXL हो गया। वोल्टेज कितना है? V इसके क्रॉस, इसमें से करंट कितना बाहर फ्लो किया? I3। ठीक है, तो XL इक्वल टू क्या था? 10 फाइव R10 फाइव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? I3 इक्वल टू V/Z, V अपॉन Z की वैल्यू RL का स्क्वायर प्लस JXL का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना है। इसको J हटा दो, मैग्नीट्यूड से लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये आपको इस दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो आपको RL और XL भी पता चल जाएगा। तो अब इसके बाद हम इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ सिंगल फेज पावर मेजरमेंट टेस्ट बाय 3 वोल्टमीटर मेथड फॉलोइंग रीडिंग्स वर ऑब्टेन्ड across AC मेंस 200 वोल्ट, across नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज 110 वोल्ट, across लोड कंसिस्टिंग ऑफ R एंड XL इज 120 वोल्ट,
कैलकुलेट द पावर सप्लाई टू द लोड। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इसका सर्किट बनाना है सॉल्व करने से पहले, ठीक है। ताकि इसका सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे 1 वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये हमने जो 3 वोल्ट मीटर मेथड पढ़ा था ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया है 10 ओम। यहाँ का जो वोल्टेज है ये V1 कितना दिया है 220 वोल्ट, सॉरी वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट, V1 200 वोल्ट। और यहाँ पे R और ये JXL, इसके अक्रॉस, इस लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है 120 वोल्ट, ठीक है। और यह जो नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है 110 वोल्ट, ठीक है। तो ये 3 वोल्ट मीटर मेथड का जो यूज करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना किया है, वहाँ पे हमको वोल्ट मीटर का रीडिंग दिया हुआ है और हमें पूछा है पावर, ठीक है। तो अब हमें पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए हमने जो पावर निकालने के लिए जो वोल्ट मीटर मेथड में जो हमने फार्मूला देखा था, हम वही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या था, पावर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर माइनस V3 का स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो V1, ये V1 कितना है 200 वोल्ट, 200 का स्क्वायर माइनस V2 कितना है 110 वोल्ट, 110 का स्क्वायर माइनस V3 कितना है 120 वोल्ट। तो 120 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R की वैल्यू कितना है 10 ओम। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको पावर निकल कर आ जाएगा। सॉल्व करके आंसर बताओ आप लोग। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 675 वाट। कितना आएगा 675 वाट, ठीक है। 675 वाट आ गया। अब इसी में आपसे पूछ सकता है कि R और XL की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो R और XL की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले कि मान लो एक करंट फ्लो करेगा I इधर से सोर्स से, तो यही करंट इस लोड में भी जाएगा I, ठीक है। और यही करंट इस रेजिस्टेंस से भी पास होगा। तो अब यहाँ पे देखो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V2/R। तो V2 की वैल्यू कितनी है 110 वोल्ट अपॉन R की वैल्यू 10, कितना जाएगा 11 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो अपना 11 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। आप यहाँ पे देखो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे V3/Z, इसको लिख सकते हैं ना V3/Z। तो V3 की वैल्यू कितना है, इसको और सॉल्व और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से देखो 11 एम्पियर पता चल गया। अब यहाँ पे देखो V3/Z, V3 की वैल्यू कितना है 120 वोल्ट अपॉन, और यहाँ पे देखो RL का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। अब उसके बाद करना क्या है, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये पहला इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, tan phi इक्वल टू XL/R, ठीक है। तो अभी आप इस तो XL की वैल्यू क्या हो जाएगी R tan phi, ठीक। तो ये पता चल गया। अब इसके बाद आपको ये फाई की वैल्यू कैसे पता चलेगी, फाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, जो cos phi का जो फार्मूला यूज किए थे ना cos phi निकालने के लिए आपको वहाँ से पता चलेगा। या तो फिर एक और तरीका है, आपको cos phi निकालना है ना, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर हमने निकाला था कितना आया 675 वाट, वोल्टेज इस सोर्स इस लोड के क्रॉस 120 वोल्ट इंटू करंट कितना है 11 एम्पियर इंटू cos phi। तो cos phi की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉल्व करके बताओ आप लोग। जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, सॉल्व जब आप लोग करोगे तो 0.511 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 0.511, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो tan phi की वैल्यू भी आप पता कर सकते हो। और इसके बाद देखो
ये जेड का वैल्यू भी आप लोग आसानी से पता कर सकते हो। जेड का वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, V3/I। V3 की वैल्यू कितना है 120 वोल्ट अपॉन करेंट का वैल्यू कितना दिया है 11 एम्पियर। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका जेड का वैल्यू आएगा, जेड का वैल्यू आ रहा है 10.909। कितना आ रहा है 10.909। ठीक है, तो जेड का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पे देखो, अब इसको और सिंप्लीफाई करो। जब इस इक्वेशन को इसको और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आपको मैं सीधे इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। एक्सएल और आर की वैल्यू कितना आएगा, आर की वैल्यू 5.58 आएगा। आर का वैल्यू कितना, आर एल का वैल्यू कितना आ रहा है 5.58 ओम। और यहाँ से एक्सएल का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्सएल का वैल्यू आ रहा है आपका 1.68, सॉरी एक्सएल का वैल्यू आ रहा है 9.37 ओम। ठीक है, एक्सएल का वैल्यू आ रहा है 9.37 ओम। अब आपको यहीं से एल का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू 9.37 अपॉन 2πf, 2π इंटू 50 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे 50 हर्ट्ज दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0.0298 हेनरी। कितना आएगा 0.0298 हेनरी। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये आपके इंडक्टर की वैल्यू हेनरी में निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, इसका आया था वैल्यू अपना सॉल्व करने पे 10 का वैल्यू जो आया था 1.68। अब तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो जब 10 की वैल्यू 1.68 है तो एक्सएल की वैल्यू R इंटू 1.68। ठीक है, यहाँ से निकल गया आपका। इसमें वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो जेड वाले में, आपको वहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह से इसके इक्वेशन इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशनल क्वेश्चन था। तो जो इसमें तीसरा मेथड है पावर मेजर करने का, वो है वाट मीटर। बाय यूजिंग द वाट मीटर हम पावर को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको जो भी लोड है, लोड में आपको करंट कॉइल लगाना है और पोटेंशियल कॉइल लगाना है। ठीक है, तो इसको सर्किट में कैसे यूज करते हैं देखो। ठीक है, ये अपना आर है, ये अपना पोटेंशियल कॉइल है, इसको बोलते हैं CC1, इसको बोलते हैं करंट कॉइल 2। ये अपना वोल्टेज हो गया, यहाँ से करंट फ्लो करेगा I। ये अपना लोड हो गया, लोड कैसा है लैगिंग नेचर का, पावर फैक्टर cos phi। ठीक है, अब इसी पोटेंशियल कॉइल में पॉइंटर अटैच होगा इस तरह से। ये अपना रीडिंग के लिए रीडिंग स्केल, ये अपना पॉइंटर। ठीक है, तो हमें पता है करंट कॉइल सीरीज में कनेक्ट होगा, पोटेंशियल कॉइल पैरेलल में कनेक्ट होता है, एक्रॉस में कनेक्ट होता है। पोटेंशियल कॉइल का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसका करंट कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो ये अपना वाट मीटर हो गया। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वाट मीटर में कितने करंट कॉइल हो, कितने पोटेंशियल कॉइल होते हैं। तो आपका वाट मीटर में 2 करंट कॉइल और 1 पोटेंशियल कॉइल यूज करते हैं। ठीक, हमें पूछा जाता है कि मेगर में कितने यूज हो। मेगर में देखो, यहाँ पे देखो वाट मीटर में 2 करंट कॉइल 1 पोटेंशियल कॉइल यूज करते हैं। तो वहीं मेगर में 2 पोटेंशियल कॉइल और 1 करंट कॉइल यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो पावर जो मेजर, वाट मीटर से पावर मेजर करने का 2 तरीका होता है। पहला हम देखो जब सिंगल फेज के लिए यूज करते हैं तो होता है एक सिंगल फेज वाट मीटर, सिंगल फेज वाट मीटर।
और दूसरा होता है जब हम 3 फेज सर्किट में वाट मीटर को यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं 3 फेज वाट मीटर टेक्निक। कैसे हम 3 फेज में वाट मीटर मतलब 3 फेज सर्किट में वाट मीटर का यूज करके हम पावर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो वाट मीटर का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, फार्मूला के थ्रू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ वाट मीटर। क्या फार्मूला है, इसको एमएफ से डिनोट करते हैं, वोल्टेज सेटिंग इनटू करंट सेटिंग पावर फैक्टर ऑफ वाट मीटर, पावर फैक्टर ऑफ वाट मीटर अपॉन मैक्सिमम स्केल ऑफ वाट मीटर। ठीक है, तो इस फार्मूला से हम अपना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप देखो सिंगल फेज सर्किट में आपको कैसे वाट मीटर का यूज करना है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। सिंगल फेज, इसको मैं मिटाता हूँ। सिंगल फेज सर्किट में जब आप वाट मीटर को यूज करते हो, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, जगह बनाने के लिए। तो आपको देखो क्या क्या कैसे पावर को मेजर होता है। आप देखो पोटेंशियल कॉइल कहाँ पे यूज करोगे तो क्या पावर मेजर होगा, आपको इससे समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछ चुका है, तो आइए देखते हैं। इसमें 3 सर्किट हम बनाएंगे। पहला सर्किट हम लेते हैं यहाँ पे अपना पहला सर्किट। तो पहले सर्किट में हम लेते हैं, ये सिंपली देखो करंट कॉइल, ये लोड, ये क्या है करंट कॉइल, ये है पोटेंशियल कॉइल, ये है आर, ये है एक्सएल, करंट कॉइल। ठीक है, तो अब आपका देखो जो पावर मेजर होगा ना, इस लोड के क्रॉस कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल कॉइल कितना मेजर कर रहा है, पोटेंशियल कॉइल के क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा भी, करंट कॉइल से जो करंट फ्लो करेगा आई इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या होगा, ये जो फाई होगा ना वो करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है उसी को ये वही मतलब जो फाई होता है वो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से थोड़ा सा कर देता हूँ, आप इसको याद कर लो। पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल कॉइल वोल्टेज इनटू करंट कॉइल, करंट जो भी करंट इस करंट कॉइल से फ्लो करेगा। ठीक है, करंट कॉइल करंट, ये 3 फेज वाट मीटर हो चाहे आपका सिंगल फेज वाट मीटर हो, ये फार्मूला हर जगह काम आएगा। अब इसके बाद फाई क्या होता है, एंगल बिटवीन, इसको ऐसे लिखो कॉस फाई। फाई क्या होता है, एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको हर जगह यूज होगा। तो आपको यहाँ से टोटल जो भी ये इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो भी पावर कंज्यूम होगा ना, तो आपको इस फार्मूला से यूज करके आप इसको निकाल सकते हो। और दूसरा इसी पे देखो, दूसरा सर्किट हम चेंज करते हैं। अब हम पोटेंशियल कॉइल को देखो एक अलग तरीके से यूज करेंगे। तो हमारा कैसे पावर मेजर होगा उसको देखते हैं। ये अपना करंट कॉइल, ये लोड इंडक्टेंस। अब आप यहाँ पे देखो
अब यहाँ पे देखो जो हमारा पोटेंशियल कॉइल है ना, हमने यहाँ पे इसको यूज किया है। अब आपको क्वेश्चन है ये है कि आप बताओ कि यहाँ पे जो पावर होगा, मेजर करेगा पावर, वो कितना मेजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर जो होगा, एक्टिव पावर, एवरेज पावर आप इसको बोलो 0 होगा, 0 वाट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो भी देखो ये जो इंडक्टिव लोड है, यदि आइडियल इंडक्टिव लोड है तो उसका रेजिस्टेंस उसमें 0 होगा, उसमें सिर्फ इंडक्टेंस होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि अपना जो इंडक्टर होता है, हमें पता है कि वो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जो इंडक्टर होता है वो एक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है, तो वो एवरेज, तो वहाँ पे रिएक्टिव पावर होगा, न कि एवरेज पावर होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो वाट मीटर है आपको पावर मेजर क्या करता है, एवरेज पावर। तो चूंकि और पावर डिसिपेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रेजिस्टेंस है। तो आपको जो रेजिस्टेंस है तो क्योंकि उसके अक्रॉस तो ये अपना कॉइल तो कनेक्ट है नहीं, तो ये जो पोटेंशियल कॉइल है किसके क्रॉस कनेक्ट है, ये इंडक्टर के क्रॉस कनेक्ट है। तो जो भी इंडक्टर का जो एवरेज पावर कंजप्शन होता है वो कितना होता है, 0। तो इसलिए यहाँ आपका पावर निकल के आया है 0 वाट। ठीक है, अब यहीं पे देखो तीसरा सर्किट बनाता हूँ। ये करंट कॉइल, ये RL है, ये JXL है। ठीक है, तो आप देखो ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो ये पोटेंशियल कॉइल है ना, पोटेंशियल कॉइल है, ये जो पोटेंशियल कॉइल है अब किसके क्रॉस वोल्टेज को मेजर करेगा, ये लोड के क्रॉस वोल्टेज को मेजर करेगा। तो लोड का क्रॉस वोल्टेज मेजर करेगा तो आपको यहाँ पे जो एवरेज पावर है ना कुछ कुछ निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हीट डिसिपेट हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे हीट डिसिपेट होगा, उस हीट डिसिपेशन की वजह से कुछ पावर कंज्यूम होगा, एक्टिव पावर कंज्यूम होगा, तो वो आपको यहाँ पे निकल कर आएगा। तो आपको देखो इन दोनों, इसमें क्या, इस सर्किट में और उस सर्किट में सिर्फ पोटेंशियल कॉइल हमने कनेक्ट कैसे किया उस पर देखो फर्क आता है। यहाँ पे देखो पोटेंशियल कॉइल इंडक्टर के क्रॉस कनेक्ट कर दिया तो 0 वाट आ गया। यहीं पे देखो पोटेंशियल कॉइल रेजिस्टेंस के क्रॉस कनेक्ट कर दिया तो आपका कुछ ना कुछ पावर निकल के आएगा। वही पावर देखो यहाँ पे भी वो सेम पावर, इसका पावर उसका पावर सेम आएगा, क्योंकि एक्टिव पावर कंजप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रेजिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे देखो जो एक्टिव पावर निकल के आएगा ना, वो अब यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल किसके क्रॉस कनेक्ट है, R और XL। तो XL का जो एक्टिव पावर कंजप्शन है वो तो 0 है, तो टोटल जो एक्टिव पावर कंज्यूम करेगा रेजिस्टेंस करेगा, तो आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिव पावर निकल के आएगा। ये एक्टिव पावर और ये एक्टिव पावर आपका इक्वल होगा। और यहाँ पे जो पोटेंशियल कॉइल चूँकि इंडक्टर के पैरेलल में कनेक्ट हुआ था, इसलिए इसका जो एवरेज एक्टिव पावर है वो 0 है। ठीक है, अब देखो अब एक और इसमें देख लेते हैं। अब इसको बाद देखते हैं CT और PT का यूज कैसे करते हैं वाट मीटर रीडिंग में। ठीक है, तो आप जान रहे हो कि, चलो देखते हैं, पहले इसको देखते हैं CT PT के यूज को। ठीक है, तो हम इसका CT PT का यूज करके हम पावर को कैसे मेजर करते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं। एप्लीकेशन, आप इसको बोल दो, एप्लीकेशन ऑफ CT एंड PT, एप्लीकेशन ऑफ CT एंड PT। ठीक है, तो कैसे आप CT PT का यूज करके पावर को मेजर जब करोगे तो आपको क्या फार्मूला यूज करोगे, तो लोड के क्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा, ठीक है, वो पावर जो भी आएगा, तो वाट मीटर रीडिंग इनटू CT रेशियो इनटू PT रेशियो। PT का मतलब, CT का मतलब करंट कॉइल का जो करंट ट्रांसफार्मर का जो रेशियो है वो, और PT का मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो रेशियो है वो, और यहाँ पे एक वाट मीटर का रीडिंग आपका जो आया है। ठीक है, तो ये जो टोटल आपका पावर कंज्यूम होगा लोड के द्वारा वो निकल के आएगा। इस पर एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं तो आपको ये ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको न्यूमेरिकल को मैं देखो यहीं पे करता हूँ सॉल्व। एक यहाँ पे सर्किट हम बनाते हैं,
ये सर्किट है, इस सर्किट के क्रॉस कितना वोल्टेज है, 1000 वोल्टेज है। इसका रेजिस्टेंस 3 + 4 ओम। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हम CT का यूज करते हैं। ठीक है, इसका CT का जो रेशियो है, इस CT का रेशियो है 500 एम्पियर / 5 एम्पियर। ठीक है, ये CT का रेशियो है। अब यहाँ पे देखो एक पोटेंशियल कॉइल लेते हैं। इसका रेशियो है 2000 / 110 वोल्ट, 2 kV / 110 वोल्ट। ठीक है, 2 kV / 110 वोल्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ PT, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ये अपना करंट ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब ये जो करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ये वाट मीटर के करंट कॉइल और वाट मीटर के पोटेंशियल कॉइल से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये अपना ये अपना करंट कॉइल और ये अपना ये थोड़ा सर्किट इसको सही करते हैं। देखो ये तो अपना CT का हो गया। ये देखो ये अपना हो गया करंट कॉइल, ये अपना हो गया वाट मीटर का पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, तो ये और आपका सॉरी देखो ये अपना पोटेंशियल कॉइल है, ये अपना करंट कॉइल है, ये अपना वाट मीटर है। ठीक है, तो ये अपना वाट मीटर है। अब हमें देखना क्या है कि अपना जो ये वाट मीटर रीडिंग कितना मेजर करता है। तो वाट मीटर रीडिंग मेजर करने के लिए हम देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ से देखो कितना करंट फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे देखो इसको निकालते हैं करंट को, तो वोल्टेज कितना है 1000 अपॉन, इन दोनों का सॉल्व करोगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 3 3 के 9 4 चौके 16 25 आएगा। तो इसका 25 का हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 200 एम्पियर। ठीक है, तो इस लोड से कितना करंट फ्लो करेगा 200 एम्पियर। तो अब यहाँ पे देखो 200 एम्पियर फ्लो करेगा। तो अब आपके यहाँ पे देखो सेकेंडरी साइड में करंट आपको कितना मिलेगा, तो 200 एम्पियर इक्वल टू CT का रेशियो क्या है 500/5। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। तो सोर्स जो IS आई मान लो सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो IS सेकेंडरी साइड है, तो जो सेकेंडरी साइड जो आपको करंट कितना मिलेगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो जो 2 एम्पियर करंट मिलेगा वही 2 एम्पियर यहाँ से करंट कितना मिलेगा 2 एम्पियर। तो यही 2 एम्पियर जो करंट है ये वाट मीटर के करंट कॉइल से फ्लो करेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो पोटेंशियल कॉइल, पोटेंशियल कॉइल का कितना वोल्टेज मेजर होगा, अब उसको भी देखते हैं। तो पोटेंशियल कॉइल का वोल्टेज है, यहाँ इधर का वोल्टेज कितना है, ये प्राइमरी साइड है और ये कितना है सेकेंडरी साइड। तो अब इसका देखते हैं। तो वोल्टेज कितना है प्राइमरी साइड 1000 वोल्ट डिवाइडेड बाई VS इक्वल टू कितना है 2000 वोल्ट अपॉन
110 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका जो सॉल्व करोगे तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज आ जाएगा 55 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका 55 वोल्ट निकल कर आ गया। अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है, टोटल पावर निकालना है। तो सबसे पहले आप वाट मीटर, आपको देखो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो जाएगा। वाट मीटर रीडिंग, वाट मीटर कितना रीड करेगा, तो वोल्ट VS इंटू IS जो करंट है और इसके बीच का एंगल। तो एंगल के लिए क्या हो जाएगा, लिख देते हैं cos फाई। तो VS अपना कितना है 55 वोल्ट, करंट कितना है 2 एम्पियर, और cos फाई का आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप निकाल के बताओ। cos फाई का जब आप वैल्यू निकालोगे तो एंगल, यहाँ से जो आप करंट निकालते हो ना, तो यहाँ से भी एंगल भी निकल के जाता है। कितना होता है -53.33। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से एंगल भी निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका एंगल निकल के आ गया। तो अब इसको एंगल को यहाँ पे वैल्यू पुट करो cos 53.33। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके बताओ, तो आपका जो सॉल्व करने पे जो रीडिंग आएगा वो कितना आएगा 66 वाट, 66 किलोवाट। ठीक है, 66 वाट आ रहा है, 66 वाट। ठीक है, अब देखो ये आपका वाट मीटर कितना रीडिंग मेजर किया 66 वाट। अब देखो तो लेकिन हमारा जो लोड है वो कितना पावर कंज्यूम किया, तो अब वो भी देख लेते हैं। तो वाट मीटर ये फार्मूला यूज करते हैं। तो वाट मीटर का रीडिंग कितना है 66 वाट इंटू CT का रेशियो क्या है 500/5 इंटू PT का रेशियो क्या है 2000 डिवाइडेड बाई 110 वोल्ट। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आता है आपका 120 किलोवाट। तो अब देखिए आपका जो लोड पावर कंज्यूम किया वो अलग है और वाट मीटर का रीडिंग अलग है। तो आप होता क्या है कि आपको जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो आप वहाँ पे सीधा वाट मीटर को सर्किट में कनेक्ट नहीं यूज कर सकते। तो यदि करोगे तो आपका जो वाट मीटर वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे CT और BT को यूज करके वोल्टेज और करंट को डिक्रीज करते हैं, फिर हम वहाँ से अपना पावर कैलकुलेट करते हैं लोड का। ठीक है, तो इस तरह से इसके न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद देखते हैं पावर मेजरमेंट इन 3 फेज। इसके बाद इसको क्लोज करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो हमने ये पावर मेजर करेंगे 3 फेज सिस्टम में। ठीक है, तो उसको पावर कैसे मेजर करेंगे, तो हमने यहाँ पे देखो 3 वाट मीटर यूज किए हैं। इसका करंट कॉइल वाट मीटर पहले का, दूसरे का वाट मीटर का ये पोटेंशियल कॉइल यूज किए हैं। यहाँ पे देखो B फेज में भी करंट कॉइल यूज किए हैं, पोटेंशियल कॉइल यूज किए हैं और जो पोटेंशियल कॉइल्स भी यूज किए हैं। ठीक है, तो सबका जो पोटेंशियल कॉइल का जो एक टर्मिनल है वो हम एक न्यूट्रल में कनेक्ट है और एक फेज में कनेक्ट है, और जो करंट कॉइल है वह सभी के फेज में कनेक्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो 3 वाट मीटर 1, वाट मीटर 2, वाट मीटर 3। तो अब ये पावर कितना मेजर करेगा इसको देखते हैं। तो जो अपना पहला वाट मीटर है, वाट मीटर जो पहला जो रीडिंग शो करेगा उस वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियल कॉइल का। फिर इसके बाद जो करंट कॉइल में IR करंट फ्लो करेगा, कॉस एंगल क्या हो जाएगा VRN और IR के बीच का जो एंगल होगा। ठीक है, दूसरा वाट मीटर क्या मेजर करेगा, तो VBN IB कॉस एंगल VBN और IR के बीच का IB के बीच का जो एंगल होगा। फिर जो तीसरा वाट मीटर है वह VYN IY कॉस VYN IY। ठीक है, तो अपना जो टोटल पावर निकल के जाएगा P टोटल क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, तो ये आपका टोटल पावर निकल कर आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, हमने यहाँ पे देखा कि 3 फेज के लिए हम कितना मैक्सिमम वाट मीटर यूज किए हैं, 3 यूज किए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 3 यूज किए हैं। अब
3 फेज सिस्टम 4 वायर, 3 फेज 4 वायर सिस्टम में कितना वाट मीटर यूज किए हैं 3, और हमें हम जो अपना जो 3 फेज के लिए मिनिमम जो वाट मीटर यूज करते हैं वो 2 वाट मीटर का यूज करके भी हम पावर को मेजर कर सकते हैं। तो आइए अब हम उसको भी देखते हैं। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ पे एक फेज को कॉमन यूज कर लेंगे और हम वहाँ पे न्यूट्रल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक सर्किट बना दिया है जिसमें हम न्यूट्रल का यूज नहीं कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे बी को फेज को यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल के लिए कॉमन भी यूज कर लिया है। तो ये अपना एक वाट मीटर W1 हो गया और ये दूसरा वाट मीटर W2 हो गया। तो W1 अपना जो मेजर करेगा, W1 जो कितना मेजर करेगा, तो ये मेजर करेगा VRB करेंट IR और एंगल कॉस एंगल VRB और IR के बीच का जो एंगल हो। W2 कितना मेजर करेगा, W2 मेजर करेगा VYB IY एंगल VYB IY। ठीक है, तो अब हम इसका फेजर देखते हैं। ठीक है, तो फेजर देखते हैं। तो सबसे पहले जो फेजर होता है वो फेज वोल्टेज में ही होता है। ठीक है, वहाँ पर हम फेज वोल्टेज यूज करते हैं। ये जो फाई होता है ना, वो फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल होता है। चलो यहाँ पे देखते हैं। VR VY VB। अब हमें मान लो, चलो पहले का देखते हैं VRB का। VRB VYB VYB, चलो VYB का देखते हैं। ठीक है, तो VYB और VRB। ठीक है, R में से B को माइनस करना है। तो माइनस करना है तो सबसे पहले अब चलो यहाँ पे देख ही लेते हैं। और क्या है, VYB, VY में से B को माइनस करना है। चलो VRB देखते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे इसका माइनस लो, ये कितना हो जाएगा -VB। अब इसके बाद देखो यहाँ पे VR और -VB का रिजल्टेंट लोगे तो कितना आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका VRB। ठीक है, अब इसके बाद जो करंट है IR, ये फेज करंट है ना, तो ये फेज करंट हो गया IR, और इसके बीच RB और IR के बीच का एंगल देखते हैं। IR RB और VRB और IR के बीच। ठीक है, तो जब आप एंगल देखोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो फेज वोल्टेज हम लेते हैं, यहाँ पे आपका निकल के आया है ये लाइन वोल्टेज, यहाँ पे जो करंट आया है वो फेज करंट आया है। फेज करंट आया है तो इसके बीच का जो एंगल लोगे तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, लेकिन होगा क्या, आपका होगा ये कि आपका जो, चूँकि देखो ये जो फेज वोल्टेज है वह फेज वोल्टेज, चूँकि अपना जो लोड है वो कैसा लोड है, इंडक्टिव लोड है। ठीक है, तो जो इंडक्टिव लोड होने की वजह से ये IR कुछ न कुछ इससे VR से लैग करेगा। तो VR से लैग करेगा तो ये अपना IR हो गया, ये अपना IR और VRB के जो बीच का एंगल वो 5 है, और ये अपना एंगल 30 है। VR और VRB के बीच का जो एंगल है वो 30 है। ठीक है, ये 30 डिग्री है। VRB और IR के बीच का जो एंगल है वो 5 है, और VR और VRB के बीच लाइन और फेज वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और यहाँ पे फेज करंट और लाइन वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो 5 है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, इसको फार्मूला में पुट करते हैं। तो W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
RB IR cos 30, और यहाँ पे देखो 30, यहाँ पे जो एंगल कितना लिखेंगे 30 माइनस 5 cos 30 माइनस 5, और लोड कैसा है, लैगिंग लोड। ठीक है, तो मैं देखो W2 का जो हम ना इसको फिगर से नहीं सॉल्व कर रहे हैं, देखो W2 का भी जब आप करोगे ना 30 + 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वो कर नहीं रहा हूँ, क्या V/B, तो V/B जब करोगे ना, देखो इसका ये कितना हो जाएगा V/B। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये हो गया 5, और इसके बीच और क्या है V/B और I/Y, चूँकि I/Y है ना, तो अब I/Y लैग करेगा, तो जब लैग करेगा तो अपना जो एंगल हो जाएगा 30 + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सीधे लिख देता हूँ, W2 = V/B I/Y cos 30 + 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 30 + 5 मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे लैगिंग के केस में यहाँ पे माइनस था, और लीडिंग के केस में यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो लैगिंग में प्लस है, तो लीडिंग में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज निकल के आ गया। अब मैं इसको साफ करता हूँ। तो इसको टोटल पावर क्या हो जाएगा, टोटल पावर हो जाएगा आपका W1 + W2। इसको जब सॉल्व करोगे तो अब देखो यहाँ पे लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। ठीक है, आप फेज जो लाइन वोल्टेज लाइन उसको मत देखो, आपका जो भी पोटेंशियल जो करंट कॉइल में जो करंट फ्लो किया है और जो पोटेंशियल कॉइल में जो वोल्टेज मेजर करता है वो सिर्फ देखो। ठीक है, तो आप जब इसको और सॉल्व करो, ठीक है, तो जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो